फ्री एजुकेशनल वीडियोस के लिए एक्सेलेंस ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। एक्सेलेंस ऑनलाइन, अ प्रोजेक्ट ऑफ एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Students, this is Mohammad Saqib Qureshi from the platform of Excellence Online और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के गेस्ट पेपर फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी से जो साइंटिफिक रीजनिंग क्वेश्चन आपके पास आते हैं उनकी बात करने जा रहे हैं हम। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं। इससे पहले ज़ूलॉजी और बॉटनी की MCQs अपलोड किए जा चुके हैं और आई होप कि आप सब लोगों ने उनको देख भी लिया होगा और आपकी अब अपनी एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छी हो गई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो लेक्चर्स भी शेयर कीजिएगा या चैनल का लिंक भेज दीजिए उनको, ताकि अगर वो सब्सक्राइब कर देते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं, तो फिर आने वाली ऑटोमेटिकली अपडेट्स उनके पास पहुंच रही हैं। ये जो डॉक्यूमेंट जिससे मैं आज पढ़ा रहा हूँ इसका PDF एक्सीलेंस ऑनलाइन की टीम के पास मौजूद है और नीचे स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आपके पास आ रहा है, अगर आप उस पर अपना नाम, कॉलेज और क्लास भेज देंगे तो एक्सीलेंस ऑनलाइन की टीम ये PDF आप लोगों तक पहुंचाएगी ताकि एग्जाम में आपको और ज़्यादा आसानी हो। पहला सवाल स्टूडेंट्स हमारे पास है, हाउ इज कार्बन इंपॉर्टेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी। यानी ऑक्सीजन को आपकी बॉडी में जो रोटेट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, उसमें कार्बन क्या रोल प्ले करता है। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पर कहते हैं कि कार्बन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो आपके पास आता है इन सेलुलर रेस्पिरेशन। आप कहते हैं सर सेलुलर रेस्पिरेशन करते वक्त आपके पास मौजूद है ग्लूकोज, जिसको आप नाम देते हैं एज अ बैकबोन ऑफ द कंप्लीट सेलुलर रेस्पिरेशन। तो वहाँ पर आपके पास ग्लूकोज मौजूद है। अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं C6H12O6, यानी आपके पास ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कार्बन मौजूद है, इसी से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कंबाइन होगा और एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंस आपके पास ये आ जाती है। नेक्स्ट आप कहते हैं सर कार्बन डाइऑक्साइड विल प्ले रोल इन द ट्रांसपोर्ट एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड pH। ब्लड की pH आपके पास 7.4 7.5 जो मेंटेन रहती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड में अगेन कार्बन मौजूद है। तो दो मेजर फैक्टर्स आपके पास आ गए जिसकी वजह से आप कहते हैं कार्बन एक एसेंशियल कंपोनेंट है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, व्हाट इज अ जीन। जीन से क्या मुराद है हमारी। हम कहते हैं सर जीन इज बेसिकली अ फंडामेंटल फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जिसको आप विरासत कह रहे होते हैं, यानी जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इसको डील करती है उसको आप नाम देते हैं जेनेटिक्स का। और याद रहे कि जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम एक टर्म पढ़ते हैं ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग से मुराद होता है आने वाली नस्लें, यानी सिर्फ हम ये नहीं कहते कि एक जनरेशन, आने वाली जनरेशन्स, तो वहाँ पर जीन ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। इट इज़ ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन DNA। हम कहते हैं सर समटाइम्स RNA इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट वायरस, जैसे HIV होता है हमारे पास, हम कहते हैं सर HIV आपके पास RNA रखता है तो उसका जीनोम RNA होता है, दैट कैरीज द इंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे जेनेटिक मटेरियल में मौजूद है। जो ह्यूमंस में तो हम कहते हैं DNA, लेकिन अगर वायरस आता है तो उसमें DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है। तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था। यहाँ पर DNA का जिक्र किया हमने तो हम जानते हैं DNA इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA को हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। हो सकता है पेपर में आपसे DNA और RNA में डिफरेंस पूछ लिया जाए तो हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि सर DNA मेजरली आपके पास न्यूक्लियस में मौजूद है जबकि RNA आपके पास साइटोप्लाज्म में मौजूद है। DNA का सिर्फ दो एक्सेप्शंस हैं कि वो साइटोप्लाज्म में मिलेगा आपको, एक माइटोकॉन्ड्रिया में और एक क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ पर तो आपको मिलता है लेकिन मेजरली आपको न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। DNA में जो आप नाम ले रहे हैं डीऑक्सी राइबोस, यानी जो राइबोस शुगर होगी उसमें ऑक्सीजन कम होगा। राइबोस एक 5 कार्बन शुगर होती है। फिर हम कहते हैं सर DNA में जो नाइट्रोजनस बेस है वो थायमीन प्रेजेंट है जबकि RNA में नाइट्रोजनस बेस यूरासिल प्रेजेंट है। DNA डबल स्ट्रैंड है जबकि RNA सिंगल स्ट्रैंड है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस बनते हैं आपके पास DNA और RNA पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, व्हाट आर लिपिड्स, गिव इट्स टाइप्स। लिपिड्स क्या हैं। साइंटिस्ट का नाम अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो इट वॉज ब्लूर, जिन्होंने पहली मर्तबा इसको आइडेंटिफाई किया था और ये कंपाउंड्स वो थे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। जब मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ सर उसका फॉर्मूला बनता है C6H12O6, जिसको जर्नल फॉर्म में इस तरह भी लिखा जाता है CnH2nOn।
जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन आपके पास सिमिलर आती है। जबकि जब हम लिपिड की बात करते हैं तो वो इस तरह भी हो सकता है C55 H110O3। तो ये बेसिकली डेफिनेशन का पार्ट बना था कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मिकदार ज़्यादा है और इसी वजह से इनमें जो एनर्जी कंटेंट है वो भी ज़्यादा है। तो अगर ये भी सवाल आता है पेपर में, वाई द एनर्जी कंटेंट ऑफ लिपिड इज मोर देन कार्बोहाइड्रेट, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द कंपोजिशन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मिकदार ज़्यादा मौजूद है। हम कहते हैं लिपिड्स आर अ ब्रॉड ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल दैट आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। आपने अक्सर देखा है कि अगर आप कभी कोई चिकनी चीज़ खाते हैं, पराठा खाया आपने और पानी से आपने हाथ धोया तो वो सॉल्युबल नहीं होता, ग्लोब्यूल्स बनाता है आपके हाथ पर, जिसके लिए आपको सोप का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि उसको आप इजीली वॉश आउट कर सकें। बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, दे आर इसेंशियल फॉर वेरियस बॉडी फंक्शन। टाइप्स क्या क्या मौजूद हैं? फैटी एसिड। सर क्या होते हैं फैटी एसिड? हमने कहा लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होंगे? ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड्स। ये एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब इस तरह से एमसीक्यू भी बन सकता है आपका कि ट्राइग्लिसराइड्स में आपके पास कितने फैटी एसिड्स हैं। फॉस्फोलिपिड क्या है? देखिए ग्लिसरॉल है, अब 2 फैटी एसिड हो गया, एक फॉस्फेट ग्रुप है, एक पोलर हेड मौजूद है। स्टीरॉइड्स आपके पास सर 4 कार्बन रिंग होगी, 4 रिंग्स होंगी 17 कार्बन की। मतलब इसको जब हम ड्रॉ करते हैं स्टीरॉइड्स को तो हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास रिंग्स मौजूद हैं, इन रिंग्स में आपके पास एक लास्ट रिंग जो है वो 17 टोटल कार्बन रिंग बनाती है। तो ये भी अक्सर पूछा जाता है कि कितने कार्बन मौजूद हैं, तो आप जवाब देते हैं 17 कार्बन मौजूद हैं। वैक्सेस सर ईस्टर्स हैं लॉन्ग फैटी एसिड और अल्कोहल के। याद रहे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम याद कर रहे हैं इस बात को कि जब कभी हम टर्म ईस्टर इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ कंबाइन होता है तो वो ईस्टर बनाता है। तो इस बात को हम याद रखेंगे कि कॉम्बिनेशन से हमारे पास ईस्टर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये बता दिया जाए अकॉर्डिंग टू व्हाट, बिकॉज अगर मैं अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर कह दूंगा तो मेरे पास टाइप्स डिफरेंट हो जाएंगी, लेकिन जब मैं अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन कहूँगा तो टाइप्स डिफरेंट हो जाएंगी। तो प्रोटीन को हम कहते हैं सर 2 मेजर टाइप्स में डिवाइड कर दिया हमने, स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड फंक्शनल प्रोटीन। सर दीज आर द प्रोटीन्स विच प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्रेमवर्क टू द सेल, जिसमें आप कहते हैं सर कोलेजन है, कैरेटिन है, एक्टिन है। इस एक्टिन को हम कहते हैं सर ये इन्वॉल्व होता है आपकी बॉडी में जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है। बाकी कैरेटिन आप कहते हैं सर आपके हेयर्स में, नील्स में मौजूद है। फंक्शनल प्रोटीन क्या है? हम कहते हैं सर दे में एक्ट एज एंजाइम, दे में एक्ट एज हार्मोन्स, एंटीबॉडीज एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। जैसे एंजाइम में आप कहते हैं सर पेप्सिन, हार्मोन्स में आप कहते हैं इंसुलिन है, एंटीबॉडीज मल्टीपल बनती हैं बॉडी में, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में आप कहते हैं सर हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, एल्बुमिन है, ये सब प्रोटीन्स हैं। तो इनका काम है ट्रांसपोर्ट करना। तो ये इन तमाम पार्ट्स में आप इनको डिवाइड कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर फंक्शन। फिर स्टूडेंट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। हम कहते हैं सर ये आपके पास एंजाइम है, तो हमने इसको एंजाइम कहा और ये उसका सबस्ट्रेट था। एक वक्त आएगा कि अब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और इस पार्ट को आपने नाम दिया है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का, कि ये यहाँ पर कंबाइन हो गई। जब ये कंबाइन हो गए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। अब यही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, और यहाँ से आपके पास एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। यही रीज़न है कि हम कहते हैं कि एंजाइम कभी भी आपके पास रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। ये भी आपके पास एमसीक्यू में आता है। ये प्रॉपर्टी एंजाइम की कि वो कंज्यूम नहीं हो रहा, वो कम नहीं हो रहा, वो ख़त्म नहीं हो रहा, वो दोबारा से आपको उस पोजीशन पे मिल सकता है, चूँकि वो वापस एंड में मिला आपको। तो हम कहते हैं सर द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज अ टेम्परेरी मॉलिक्यूल फॉर्म्ड व्हेन एन एंजाइम बाइंड टू इट्स स्पेसिफिक रिएक्टेंट। जिसको आपने सबस्ट्रेट कहा था, ये टेम्परेरी मॉलिक्यूल है जो यहाँ पर जनरेट हुआ। दिस बाइंडिंग फैसिलिटेट्स द केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जो हम जानते हैं सर एंजाइम का बेसिक फंक्शन है टू डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अगला सवाल पूछा गया इन व्हाट वेज एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। हम कहते हैं सर एंजाइम स्पेसिफिक है नेचर में। कैसे स्पेसिफिक है? ये मैं आपके सामने एंजाइम बनाता हूँ, ये इसकी एक्टिव साइड है, तो इसका जो सबस्ट्रेट होगा वो भी ऐसे ही दिखेगा, तभी बाइंडिंग होगी। अगर एंजाइम ऐसा है और सबस्ट्रेट ऐसा है तो बाइंड नहीं कर सकता।
इस बात को एक्सप्लेन किया था लॉक एंड की मॉडल ने और मॉडिफाई किया था इंड्यूस्ड फिट मॉडल ने। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक ड्यू टू यूनिक 3-डायमेंशनल शेप ऑफ देयर एक्टिव साइट। एलोसेरिक साइट से कोई ताल्लुक नहीं है। एलोसेरिक साइट पर शेप जैसी भी हो डजेंट मैटर। एक्चुअल में मैटर करेगी शेप किसको? एक्चुअल में मैटर करेगी शेप जब आपके पास एक्टिव साइट की शेप आपके पास किस फॉर्म में बनी हुई है, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सबस्ट्रेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर सबस्ट्रेट आपके पास वो नहीं है तो इसका मतलब है एंजाइम वैसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, अटैचमेंट ही पॉसिबल नहीं है। दिस प्रिसाइज फिट्स often described as lock and key model या इसको हमने मॉडिफाई करके कहा induced fit model will allow the enzyme to bind and catalyze to the reactant only to a particular molecule। हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन नहीं हो सकता, ये लाजिम है कि उसका जो शेप है वो एग्जैक्टली सिमिलर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज सिमेट्री एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। हम कहते हैं सर सिमेट्री बेसिकली रेफर्स टू द बैलेंस एंड प्रोपोर्शनेट अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स और शेप्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू दिस सेंट्रल एक्सिस। दो टाइप्स हैं। अब मैं आपको टाइप यूँ समझाता हूँ कि सर एक आपके पास इस तरह का ऑर्गेनिज्म है कि जिसको आपने यहाँ से कट किया तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, लेकिन अगर आपने यहाँ से कट किया तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ। लेकिन एक आपके पास इस तरह का ऑर्गेनिज्म है, ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, यहाँ से भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, यहाँ से भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, यहाँ से भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, यहाँ से भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। वो ऑर्गेनिज्म जिसे किसी भी एक्सिस से आप कट करते हैं लेकिन लाइन सेंटर से गुजरनी चाहिए और इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, उसको स्टूडेंट्स हम नाम देंगे रेडियल सिमेट्रिकल। और अगर ऐसा होता है कि वो सिर्फ एक ही जगह से आपके पास जाता है तो आप उसे नाम देंगे बायलैटरल सिमेट्रिकल। सो अब यहाँ पर आपने कहा सर दो टाइप्स बन गई रेडियल सिमेट्रिकल। एग्जांपल आप लेते हैं सर जेलीफिश की, यानी नाइडेरियंस की बात कर रहे हैं। बायलैटरल सिमेट्रिकल आप कहते हैं सर ह्यूमन है, इंसेक्ट्स हैं, फिशेज हैं, ये सब बायलैटरल हैं। बायलैटरल का मतलब है आप इन्हें दो ही जगह से अगर तोड़ेंगे एक सेंट्रल लाइन से तो दो पार्ट्स में ब्रेक हो सकता है, अदरवाइज ये ब्रेक नहीं हो सकता। नेक्स्ट है व्हाट इज द बॉडी कैविटी एंड व्हाई इट इज नेसेसरी। ऑल्सो गिव 3 टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटीज। बॉडी कैविटी क्या है? खाली जगह, जैसे हम कहते हैं ना ओरल कैविटी, नेजल कैविटी, तो ये कैविटीज़ हैं यानी खाली जगहें मौजूद हैं। आप कहते हैं सर बॉडी कैविटी इज़ अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस इन एनिमल विच इज़ बेसिकली हाउसिंग ऑर्गन्स, जहाँ पर मल्टीपल ऑर्गन्स मौजूद हो। इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इट विल अलाउ मूवमेंट, सपोर्ट एंड फैसिलिटेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट। आप कहते हैं सर 3 तरह के जानदार हो सकते हैं, या तो आप कहेंगे कैविटी नहीं है, आपने कहा एसीलोमेट है, या आप कहते हैं फॉल्स कैविटी है जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से बनती है और ख़त्म होती है, उसका आप नाम देंगे सूडोसिलोमेट। सूडो का मतलब फॉल्स होता है। अगर याद है स्टूडेंट्स आपको तो अमीबा में हम कहते हैं कि फॉल्स फीट्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं सूडोपोडिया। पोडा मतलब लेग्स होता है, तो सूडोपोडिया फॉल्स फीट्स होती हैं याद। और तीसरा अगर कैविटी मौजूद है तो आप इसे नाम दे देते हैं सीलोमेट का। यहाँ पर आप कह रहे हैं सर नो ट्रू कैविटी, जैसे प्लेटफॉर्म की एग्जाम्पल ले लें। पार्शियली लाइन कैविटी, राउंड वर्म्स की एग्जाम्पल ले लें। ये नेमाटोड्स हैं आपके पास सारे, जैसे इसमें अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम तो एस्कैरिस की एग्जाम्पल है। एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड को हम ह्यूमन राउंड वर्म भी कहते हैं। सीलोमेट में आप कहते हैं अर्थ फॉर्म है, ह्यूमंस है, इनकी बॉडी में स्पेसिफिकली कैविटी प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स हमारे पास व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन विच फाइलम इट इज नोटिस्ड। पॉली का मतलब, अगर इस लफ्ज़ का मतलब मैं जानने की कोशिश करता हूँ तो पॉली का मतलब होता है स्टूडेंट्स मैनी, और मॉर्फ का मतलब होता है शेप, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो अगर हम कहते हैं सर पॉलीमॉर्फिज्म तो इसका मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का चेंज होना। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल डिस्टिंक्ट फॉर्म विद इन स्पीशीज। इट्स प्रोमिनेंट इन द फाइलम नाइडेरिया ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर अमंग स्पेशलाइज्ड पॉलिप्स। यानी पॉलिप्स ने हर एक काम अलग अलग बांटा हुआ होता है कॉलोनी में, यानी फीडिंग के लिए डिफरेंट है, रिप्रोडक्शन के लिए डिफरेंट है, डिफेंस के लिए डिफरेंट है, और इनकी ऑल्टरनेशन होती है 2 शेप्स में, पॉलिप और मेड्यूसा, जो सिमिलर स्ट्रक्चर रखते हैं। तो पॉलिप और मेड्यूसा आपके पास उसकी 2 पॉलीमॉर्फिक शेप्स हैं। और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट वर्कआउट में तोड़ा हुआ, यानी एक टीम बनाई हुई है कि उन टीम्स को अक्सर हम ज़ोइड्स का नाम भी देते हैं कि मल्टीपल ज़ोइड्स मौजूद हैं उनमें, हर एक ज़ोइड का अपना डिफरेंट फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना, हाउ रेप्टाइल्स बिकम फर्स्ट लैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेंशन देयर एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब है ज़मीन पर
इस वक्त ये मौजूद हैं और ज़मीन पर आने के लिए क्या क्या चेंजेस किए। देखो बैक से लेकर अब आते हैं तो हम कहते हैं पहले पॉरीफेरा है, फिर नाइडेरिया, करते करते आप आते हैं कॉर्डेटा पर। फिर कॉर्डेटा में भी आप कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं। जब आप वर्टिब्रेट्स पे आते हैं तो आपके पास जॉलेस फिशेज आती है नंबर 1 पे। पूरा चैप्टर जब आप पढ़ेंगे डाइवर्सिटी अमंग एनिमल पढ़ा होगा आपने, उसमें आप ये पढ़ते हैं। फिर आपके पास जॉलेस फिशेज आएंगी, फिर उसके बाद आपके पास कार्टिलेजियस फिशेज हैं, फिर आपके पास बोनी फिशेज हैं, फिर उसके बाद आपके पास एम्फीबियंस हैं, फिर रेप्टाइल्स हैं। तो एम्फीबियन तक भी आप कहते हैं सर वाटर में मौजूद हैं आपके पास, रेप्टाइल आपके पास लैंड में मौजूद हैं। तो रेप्टाइल बिकम द फर्स्ट ट्रूली लैंड ड्वेलिंग वर्टिब्रेट प्राइमरीली ड्यू टू द एमनियोटिक एग। ये अपनी बॉडी में एग जनरेट करते हैं जिनमें एमनियन मौजूद है, विच अलाउ देम टू रिप्रोड्यूस अवे फ्रॉम वाटर। अदर की एडेप्टेशन इंक्लूड स्केली वाटरप्रूफ स्किन टू प्रिवेंट वाटर लॉस। अब जब पानी में रहते हैं तो डेफिनेटली वाटर लूज भी हो जाएगा, तो बहुत वाटर मौजूद है, लेकिन जब वो लैंड पर आ गए टेरेस्ट्रियल हैं तो वाटर सेव करना है, तो उनकी वाटरप्रूफ स्किन है, स्केली स्किन है, एफिशिएंट लंग्स है रेस्पिरेशन के लिए, स्ट्रॉन्गर लिम्स है मूवमेंट के लिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, बाहर नहीं हो रही बॉडी के, यानी जो एक्वाटिक होते हैं वहाँ पर आपके पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होती है, एंड एफिशिएंट किडनीज फॉर वाटर कंजर्वेशन। और फिर वो अपनी बॉडी से जो एक्सक्रीट करेंगे वो यूरिक एसिड करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है वाई यूरिक एसिड। देखो 3 तरह के आपके पास मटेरियल रिलीज हो सकते हैं बॉडी से, जिसमें आप कहते हैं सर अमोनिया है, यूरिया और यूरिक एसिड है। अमोनिया रिक्वायर्स मोर वाटर टू बी रिलीज फ्रॉम द बॉडी। तो जितने भी एक्वाटिक होते हैं वो सब अमोनिया से रिलीज होते हैं, यानी जितने फिशेज हैं ये अमोनिया रिलीज करते हैं चूँकि प्लेंटी ऑफ वाटर दे हैव। यूरिया हम कहते हैं मॉडरेट इन्वायरमेंट रखता है, तो हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ह्यूमंस हैं वो मॉडरेट इन्वायरमेंट पे रहते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। यूरिक एसिड आप कहते हैं सर ये सॉलिड फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है, और यूजुअली जो टेरेस्ट्रियल हैं वो इसको एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं। कॉकरोच की एग्जाम्पल भी हम इसमें ले लेते हैं। तो ये आपके पास लैंड ड्वेलर फॉर्म में आता है कि जो ज़मीन पर रहने वाले हैं वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करेंगे इस फॉर्म में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन। यहाँ पर हम कहते हैं सर इसको अगर हम एयर पैसेज बना देंगे सवाल में तो और अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ ये सॉल्व होगा, जिसमें स्टार्ट करेंगे हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से कि सर जो एयर है वो सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स में आएगी, फिर इसके बाद सर मौजूद होगी नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी के लिए याद रखिएगा कि बॉडी का एयर कंडीशन भी कहते हैं इसको आप नेज़ल चैम्बर के नाम से भी जानते हैं। ये भी एमसीक्यू का पॉइंट बन सकता है आपका, यानी इन लेक्चर्स के बाद आपको बड़ी इजी रहेगा अपने शॉर्ट आंसर्स को सॉल्व करने के लिए या एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। फिर आप कहते हैं सर इसके बाद मूव करते हैं आप इंटरनल नॉस्ट्रल्स में। इंटरनल नॉस्ट्रल्स के बाद आपके पास जो पार्ट आता है दैट इज पैसेज इज फेरिंग्स। देन नेक्स्ट पैसेज आपके पास आता है लैरिंग्स, जिसको आप वॉइस बॉक्स का नाम देते हैं। देन इस लैरिंग्स के बाद आप कहते हैं सर नेक्स्ट आप मूव करेंगे ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद आप कहेंगे सर मूवमेंट है ब्रोंकस। देन उसके बाद ब्रोंक्यूल्स और फाइनली एल्वुलाई। तो ये आपके पास पैसेज बन जाता है, मतलब ड्रॉ इस तरह से होगा ट्रैकिया, देन ब्रोंकस, देन उससे ब्रोंक्यूल्स और हर ब्रोंक्यूल के लास्ट में एल्वुलाई। एक एमसीक्यू आता है जो आपके पास सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है उसमें गैसेज एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, तो एक्चुअल में जो गैसेज एक्सचेंज हो रहा है आपका बेटा वो एल्वुलाई में हो रहा है। यानी दिस इज द पार्ट जहाँ से आप कहते हैं ऑक्सीजन गैस जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड वापस होगी। चूँकि जब आप इनहेल करते हैं तो आप मल्टीपल गैसेस इनहेल करते हैं, उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन ही है जो आगे जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो वहाँ रहेगी, तो ये आपके पास मेजर एरिया मौजूद होता है। ये एमसीक्यू आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से जो एक्सीलेंस के गैस पेपर से थे, जोलॉजी के रीजनिंग क्वेश्चन है ये। इसके बाद आने वाले वीडियो लेक्चर्स में और पार्ट्स को भी हम सॉल्व कर रहे होंगे। आप तमाम लोग ये वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचती रहे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।